नमस्कार सभी को। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहा हूं बिहार जीपीएफ रूल्स। और इसमें हम लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिहार जीपीएफ रूल्स, जिस इसमें टोटल 39 नियम है। जीपीएफ जो है प्रवृत्त है पेंशनी सेवा के लिए, यानी कि जब तक पेंशन है, यानी कि 1/9/2005 से एनपीएस चालू हो गया, यानी कि 31/8/2005 तक जीपीएफ चालू था। तो इसको देखते हैं। जीपीएफ प्रवृत्त है पेंशनी सेवा के लिए। पेंशनी सेवा का जिक्र है बिहार सर्विस कोड के रूल 36 में। जीपीएफ सरकारी कर्मी के लिए होता है और ईपीएफ प्राइवेट कर्मी के लिए होता है। आगे देखते हैं बिहार सामान्य भविष्य निधि अधिनियम, यानी कि बिहार जीपीएफ रूल। ये 1925 में आया। अधिनियम यानी कि एक्ट 1925 में आया और ये 31 दिसंबर 2003 तक प्रभावी रहा। यानी कि जीपीएफ अधिनियम 1925 में आया और ये 31 दिसंबर 2003, मतलब पूरा 2003 तक चला। ठीक है। उसके बाद सरकारी एवं अन्य भविष्य निधि से संबंधित निधि में समेकित करने के लिए गवर्नर की अनुमति, मतलब जितना भी सरकारी और अन्य भविष्य निधि है उसमें गवर्नर का अनुमति प्राप्त हुआ 27 अगस्त 1930 को, यानी कि उससे पहले ही अधिनियम आ गया था। फिर गवर्नर का अनुमति मिला 1930 को। फिर बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली आया 1/10/1948 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1948 को ये प्रभावी हुआ है। और ये एनपीएस आने के बाद समाप्त हो गया है, यानी कि एनपीएस आया है 1 सितंबर को, तो ये 31 अगस्त 2005 तक के कर्मचारी पर लागू है। और इसमें संशोधन भी हुआ है जीपीएफ रूल्स में। अब वो संशोधन हुआ 1/4/2017 को। और इस संशोधन को कैसे किया है? आर्टिकल 283 का खंड 2 की शक्ति का प्रयोग करके इसका संशोधन किया गया है। आर्टिकल 283 के खंड 2 का शक्ति का प्रयोग करके किया है। और इस संशोधन में अस्थायी अग्रिम की निकासी यानी कि रूल 15 को समाप्त कर दिया है। जो 2017 में जो संशोधन हुआ है उसमें रूल 15 को समाप्त कर दिया है। ठीक, आगे अनिवार्य जीपीएफ योजना 1 अप्रैल 1956 से प्रभावी है। 1 अप्रैल 1956 से। और एक चीज और देखना है कि जीपीएफ रूल्स जो है बिहार में वो 2017 लागू हुआ 1/7/2017 से, यानी कि नया जीपीएफ रूल आया है वो 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2017 से लागू है। 1 जुलाई वर्ड एक और के लिए है। 1 जुलाई 1949 से बिहार टीए रूल्स आया, टीए रूल। और यहाँ पर क्या है? जीपीएफ योजना है। इससे लेते थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। आगे बिहार जीपीएफ रूल 2017 लागू है 1/7/2017 से। ठीक है। जीपीएफ केंद्रीय सेवाएं 1960 से लागू है। आगे कुछ देख लेते हैं। बिहार जीपीएफ 1948 कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन से जीपीएफ की कटौती की सीमा निर्धारित करने के लिए सम्मिलित होगा? तो जीपीएफ की कटौती में शामिल होगा आपका मूल वेतन और अवकाश वेतन। मेनली मूल वेतन ही जीपीएफ की कटौती के लिए प्रभावी होता है, उत्तरदायी होता है। अब देखिए इसमें डीए नहीं होगा। जीपीएफ कटौती को डीए से कोई मतलब नहीं है, चिकित्सा भत्ता से कोई मतलब नहीं, परिवहन भत्ता से कोई मतलब नहीं। यानी कि जीपीएफ की कटौती में जीए, मेडिकल अलाउंस और टीए कोई मतलब नहीं। डीए एमए टीए से कोई मतलब नहीं। सेवा में योगदान करने के 1 वर्ष के बाद, आप जब योगदान दिए हैं उसके 1 साल के बाद आपको मिनिमम अभिदान आपको पीएफ में करना है, यानी कि भविष्य निधि में करना अनिवार्य है। और मिनिमम कटौती आपका मूल वेतन का 6% होगा। आप मिनिमम 6% कटौती कर सकते हैं मूल वेतन का। और मैक्सिमम कटौती जो है अंशदाता स्वयं निर्धारित करता है, जो कि नॉट मोर देन 100% ऑफ बेसिक पे के 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कहीं कहीं 105% भी लिखा हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन में हम देखें 100% भी 105% भी। तो मतलब समझ लीजिए दोनों को याद रखिए, जहाँ जो ऑप्शन रहे वो मार देना है। आगे
भविष्य निधि का संधारण हमेशा रुपयों में होगा, डॉलर में नहीं होगा, पाउंड में नहीं होगा, रुपए में होगा। ठीक है, आगे। जीपीएफ में जमा राशि आय के रूप में नहीं समझी जाएगी, यानी कि जो भी राशि जीपीएफ में समझेंगे उसको आय नहीं समझेंगे, मतलब कि उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो उससे कटौती का दावा भी नहीं कर सकते हैं। तीन चीज समझिए। जो जीपीएफ है, अरे क्यों कम हो जा रहा है, जो जीपीएफ है उसकी जो कटौती है वो आय नहीं समझी जाएगी। आय नहीं समझेंगे यानी कि उस पर इनकम टैक्स नहीं कटेगा। इनकम टैक्स नहीं कटेगा तो इनकम टैक्स की धारा 80 का सी के तहत कटौती का दावा भी नहीं करेंगे, दावा नहीं करेंगे। ये याद रखना है। यानी कि सेवानिवृत्ति के समय निकासी की गई राशि आयकर मुक्त होगी। ठीक है, ना तो शुरू में इनकम टैक्स लगेगा जमा करते समय, क्योंकि वो आय है ही नहीं, और ना तो निकालते समय, ना निकालते समय ना जमा करते समय उस पर टैक्स लगेगा। और अंशदान करते समय इनकम टैक्स फ्री, अंशदान करते समय भी फ्री होगा। कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत दावा के रूप में नहीं किया जा सकता। और सामान्य भविष्य निधि को वैधानिक भविष्य निधि भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है वैधानिक भविष्य निधि। पहला क्वेश्चन में आते हैं। भविष्य निधि निदेशक का पद किस स्तर का होता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर का। ठीक है, अब सामान्य भविष्य निधि लेखा संधारण को आसान बनाने के लिए ई वेब आधारित जीपीएफ की शुरुआत दिसंबर 2011 में हो गई थी। दिसंबर 2011 में हो गई थी, ये सही है। ईजीपीएफ जो है सामान्य भविष्य निधि लेखा संधारण को आसान बनाने के लिए स्टार्ट, वेब आधारित ईजीपीएफ की शुरुआत हो गई थी। तो अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। रूल्स, रूल्स एकदम जरूरी है, याद रखना। रूल 8 है नामांकन से रिलेटेड। रूल 8 है नामांकन से रिलेटेड, कि इसमें कौन कौन नामांकन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना बेटा, बेटी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, ठीक है, विधवा पत्नी, सॉरी विधवा पत्नी नहीं कहते, मतलब पत्नी, ये सबको कर सकते हैं नामांकन। अगर मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो हम लोग किसी अन्य पर्सन को भी नामांकित कर सकते हैं जो परिवार से रिलेटेड नहीं है, उसको भी नामांकित कर सकते हैं। आगे रूल 9, प्रत्येक अभिदाता एक का एक लेखा होना अनिवार्य है, यानी कि लेखा के बारे में बोलता है रूल 9। रूल 10 बोलता है निलंबित गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पीएफ में अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। 10 नंबर बोलता है अगर कोई निलंबित है, अगर कोई सस्पेंडेड है तो वो पीएफ में योगदान करने का उसको कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऐसा घोषणा ना कर दे। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोल दे कि आप पीएफ में योगदान कर सकते हैं तभी वो पीएफ में योगदान कर सकता है, वरना रूल 10 उसको बोलता है आप निलंबित है, आपको पीएफ में योगदान करने का कोई आवश्यकता नहीं। 15, रूल 15, अस्थायी अग्रिम की निकासी 1/4/2017 संशोधन में समाप्त कर दिया गया इसको, रूल 15 को। अस्थायी अग्रिम, okay? अग्रिम या तो प्रत्यर्पणीय, अप्रत्यर्पणीय, प्रत्यर्पणीय है ही नहीं, अप्रत्यर्पणीय है, अग्रिम, सॉरी, अग्रिम, स्थायी और अस्थायी। स्थायी है, अस्थायी समाप्त, कब समाप्त? 1/4/2017 को समाप्त। यानी कि प्रत्यर्पणीय अग्रिम होता ही नहीं है और अस्थायी अग्रिम समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। इसको सीधा कर लेते हैं। आगे अगला देखते हैं। रूल 15 का 3, राजपत्रित सेवक अभिदाता को अग्रिम अग्रिम की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार विभागाध्यक्ष है। अब देखिए, राजपत्रित के लिए विभागाध्यक्ष है और राजपत्रित के लिए नियुक्ति प्राधिकार है। अग्रिम स्वीकृति कौन करेगा?
राजपत्रित है तो विभागाध्यक्ष, और राजपत्रित है तो नियुक्ति प्राधिकार। अग्रिम क्या होता है? अग्रिम होता है कि जो भी राशि मैंने जीपीएफ में जमा किया, हमको जरूरत पड़ने पर उस राशि से हम लोग टैक्स फ्री कर्ज लेंगे, टैक्स फ्री कर्ज लेंगे, यही होता है अग्रिम। और वो जो टैक्स लेंगे उसको बराबर किस्त में चुका देंगे, बराबर किस्त में बाद में चुका देंगे, चुका देंगे बराबर मासिक किस्त में। और कितना मासिक किस्त में? मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम मैक्सिमम 24 मंथ। यानी कि जो भी अग्रिम लेते हैं, अग्रिम हम लोग लिए, वो 12 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ में चुकाना है। आगे देखते हैं। सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीने के भीतर आवेदन विभागाध्यक्ष को देना होता है। जब भी हम लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उससे 12 महीने पहले हम लोग का आवेदन विभागाध्यक्ष को दे देना होता है। आगे रूल 8 का 3 क्या बोलता है? रूल 8 तो बोलता है नामांकन से संबंधित। 8 का 3 क्या बोलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना परिवार का सदस्य नहीं होने पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब मृत अंशदाता द्वारा कोई मनोनयन नामांकन पत्र नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई मर गया है और किसी को नामांकित या मनोनयन नहीं किया गया है, तो किसको दिया जाएगा जीपीएफ? उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो शो करेगा उसी को देगा। और हकदारी कौन तय करेंगे कि कौन हकदार है जीपीएफ लेने का? विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष ये डिसाइड करेंगे कि पत्नी को मिलेगा, कि उसका माँ बाप को मिलेगा, कि बेटा को मिलेगा, कि बेटी को मिलेगा, कि विकलांग बेटा को मिलेगा, कि विकलांग बेटी को मिलेगी, कि विधवा पत्नी को मिलेगी, कि दो दो से ज्यादा विधवा पत्नी, एक से ज्यादा विधवा पत्नी उसको मिलेगी। वो डिसाइड करेगा विभागाध्यक्ष। तो ये 8 का 3 बोलता है। अगर मनोनीत नहीं किया है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है, और मरने के बाद उसी को मिलेगा जो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। बीटीसी फॉर्म 4 है, इसको रट लेना है। बीटीसी फॉर्म 17, ऐसा सेवानिवृत्त कर्मी जिनको जीपीएफ आवंटित नहीं है, उनका सेवांत लाभ कैसे होगा, उसका वैकल्पिक व्यवस्था है। जीपीएफ जिसको है ही नहीं, 17 मतलब खतरा, यानी कि 17 मतलब खतरा, यानी कि जिसको जीपीएफ नहीं है उसको देगा कैसे? तो वो 17 में खतरा है। 51, 51 में क्या है? अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति निकासी के लिए प्रपत्र है, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के लिए है। 55 में क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन से जीपीएफ में अंशदान की कटौती के लिए, मतलब अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीपीएफ में अंशदान अपना कर रहा है, उसमें कटौती करने के लिए इस फॉर्म में आवेदन देगा। और 56 में क्या है? अंतिम निकासी। देखिए 4 गो फॉर्म में सबसे लास्ट वाला है, तो 17, 51, 55, 56 याद रखना। 17 में खतरा यानी कि जिसका जीपीएफ है ही नहीं। 51 में मतलब अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के लिए। 55 में क्या है? अंशदान की कटौती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अंतिम निकासी के लिए। अब बिहार ट्रेजरी कोड का नियम 368, 368 पीएफ अग्रिम हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करने का प्रावधान। और ये स्वीकृत्यादेश निर्गत कौन करेगा? ये वित्त विभाग करेगा। और कौन कर सकता है? क्या बोलते हैं, विभागाध्यक्ष हकदारी तय करेगा, हकदारी तय करेगा विभागाध्यक्ष। और भविष्य निधि निदेशालय, निदेशालय में भेजा जाएगा विभागाध्यक्ष के बाद, विभागाध्यक्ष उसको भेज देगा भविष्य निधि निदेशालय। अब देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन सही हो। आगे, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी पदाधिकारी के स्थायी अग्रिम की स्वीकृति कौन करते हैं? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी की अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति जिला न्यायाधीश। आगे, बाह्य सेवा में
की स्थिति में भविष्य निधि के नियम लागू रहेंगे? हाँ, रहेंगे। देखिए, तो अब बाह्य सेवा के बारे में जान जाते हैं यहाँ पे। बाह्य सेवा, बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पीएफ के नियम लागू रहेंगे, पहला। दूसरा, बाह्य सेवा में जीपीएफ लेखा के लिए उत्तरदायी कौन होगा? बिहार भविष्य निधि निदेशालय। बिहार भविष्य निधि निदेशालय, इनका अभिधान चालान के माध्यम से, ये याद रखिएगा, बाह्य सेवा जब भी आएगा तो वो कैसे जीपीएफ में भुगतान करेंगे? चालान के माध्यम से। आगे, भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी प्राधिकार पत्र के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? प्राधिकार पत्र के आधार पर। आगे, यदि किसी अंशदाता की नियुक्ति बाह्य सेवा में हो जाए, मतलब कोई बाह्य सेवा में अगर चला जाए, तो वैसे अंशदाता को कहाँ हस्तांतरित कर दिया जाएगा? लेखा निदेशालय। तो ये आपको बाह्य सेवा से रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो पूछा है बैंक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, यही 5 क्वेश्चन पूछा है, यही 5 क्वेश्चन बार बार पूछेगा। अब आते हैं केंद्रीय कर्मचारी। केंद्रीय कर्मचारी से इतना क्वेश्चन पूछा है, इसको देख लेते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए जीपीएफ से अग्रिम की सीमा क्या होती है? 12 महीने का वेतन, पिछले 12 महीने का वेतन, या जमा राशि का 3/4 75। पिछले 12 महीने का वेतन या जमा राशि का 3/4, या दोनों में जो कम हो, दोनों में से जो कम होगा उसी को, वही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जीपीएफ से उतना ही अग्रिम ले सकता है। अग्रिम 3/4 तो एकदम सही है, 75%। बिहार के लिए भी यही है, 75% याद रखना है कि कोई भी अग्रिम हो, स्थायी हो, अस्थायी हो, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम भी हो, आपको 75% ही दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 75%। आगे, अग्रिम जो है जीपीएफ में आपकी जमा राशि से सूद रहित दिया गया कर्ज। हम बोले थे जो भी आप जीपीएफ में जमा करते हैं उसमें सूद, टैक्स फ्री आपको, सॉरी इंटरेस्ट फ्री, सूद रहित इंटरेस्ट फ्री आपको जो कर्ज दिया जाएगा वो है अग्रिम। केंद्रीय कर्मचारी के गंभीर या आपात स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, वो 7 दिनों में जीपीएफ से निकासी कर सकता है। 7 दिन में ही जीपीएफ से निकासी कर सकता है। ये अच्छा रूल है केंद्रीय कर्मचारी के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि बिहार के लिए नहीं है तो नहीं पूछा, पूछा है। सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व जीपीएफ में जमा राशि का 90% बिना कारण बताए केंद्रीय कर्मचारी निकासी कर सकते हैं। 90% केंद्रीय कर्मचारी के लिए रूल है कि अगर उसका 2 साल बचा है सेवानिवृत्ति होने में, तो उतना जीपीएफ से 90% वो निकाल सकता है, उससे पहले नहीं निकाल सकता है। रूल 37 और रूल 39 क्या बोलता है? रूल 37 बोलता है जीपीएफ कार्यालय की ओर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंशदाताओं को लेखा विवरणी निर्गत करने का प्रावधान। मतलब कि 1 साल हो गया, बोल देगा आपका जीपीएफ में 2 लाख है, अगला साल फिर बोलेगा आपका जीपीएफ में 3 लाख है। मतलब हर साल आपको, हर फिजिकल ईयर की समाप्ति होती है ना, मार्च, अप्रैल से मार्च, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो जैसे 31 मार्च समाप्त होगा आपको लेखा विवरणी दे दिया जाएगा आपका जीपीएफ में कितना पैसा जमा है। तो वो रूल 37 बोलता है। 39, पीएफ विवरणी पर डीडीओ द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। पीएफ विवरणी पर कौन हस्ताक्षर करेगा? डीडीओ। कौन हस्ताक्षर करेगा? डीडीओ। आ गया जाता है अगला क्वेश्चन। सामान्य भविष्य निधि की कटौती पर कैसा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। कितना परसेंट? 8.1%। 8.1%, बिहार में यही है, 8.1%। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बिहार के अभिदाता को अंशदान पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 8.1% चक्रवृद्धि ब्याज पर, सीआई पर। ठीक है। जीपीएफ लेखा संधारण को सुलभ बनाने के लिए वेब आधारित ई जीपीएफ शुरू कब हुआ? दिसंबर 2011 में। ठीक है, आगे, सेवानिवृत्ति के 3 माह पहले जीपीएफ में अंशदान अवश्य बंद कर देना चाहिए। जैसे कोई रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट से 3 महीना पहले, 3 महीना पहले जीपीएफ में अंशदान होना बंद हो जाएगा, नहीं अंशदान कर सकता। और सॉरी, सेवानिवृत्ति के 6 मंथ बाद जीपीएफ में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा,
यानी कि 3 महीना पहले जीपीएफ अंशदान बंद कर देना चाहिए और सेवानिवृत्ति के पश्चात 6 माह के बाद अंशदान पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। परिलब्धि में क्या क्या शामिल होता है? वेतन, अवकाश वेतन और जीवन निर्वाह भत्ता। जीवन निर्वाह भत्ता तभी जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यह बोले कि जो निलंबन की अवधि थी वो कर्तव्य पर थी। जीवन निर्वाह भत्ता हम लोग को निलंबन सस्पेंशन के समय ही मिलता है, और सस्पेंशन की अवधि अगर कर्तव्य पर नहीं है तो जीवन निर्वाह भत्ता से जीपीएफ की कटौती का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रस्ताव देगा ही नहीं। तो ये टोटली डिपेंड करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे। फिलहाल तो ये और ये याद रखिए, वेतन और अवकाश वेतन कौन नहीं मिलता है वो ज़्यादा जरूरी है। टीए नहीं मिलेगा, एमए नहीं मिलेगा, विशेष वेतन नहीं मिलेगा और डीए भी नहीं। यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस परिलब्धि में नहीं आता है, चिकित्सा भत्ता नहीं आता है, विशेष वेतन नहीं आता है और आपका डीए डीए भी नहीं आता है। भविष्य निधि से अभिदान की वसूली की जा सकती है परिलब्धियों से वसूली की जा सकती है। आगे, जीपीएफ संधारित किया जाता है अर्ध सरकारी निकायों में। ठीक है, अर्ध सरकारी निकायों में संधारित किया जाता है। जीपीएफ में जमा एवं निकासी का मुख्य शीर्ष क्या है? 8009, 8009, 8 के बाद 9 आता है, 2 जीरो के बाद 9, 8009, 8009 याद रखना है इसको। जमा एवं निकासी का शीर्ष कोड। अब सिर्फ बोलेगा राशि जमा का कोड के है, राशि जमा के मुख्य शीर्ष का कोड के है और निकासी का एल है, के एल के एल के एल के एल। जमा करेंगे तो करोड़पति, निकालेंगे तो लखपति, याद रख लीजिए के एल। आगे, भविष्य निधि में संचित राशि किस निधि के अंतर्गत आता है? लोक लेखा। जो हम लोग लोक लेखा निधि है, सिंपल बात है। और क्या? ऐसे मामले जहां भुगते संचित राशि सेवानिवृत्ति के 6 माह की अवधि से अधिक के लिए लिया जाता है तो वहाँ सक्षम प्राधिकार 2 याद रखिएगा, जहां पर जो ऑप्शन रहे, निदेशक, सामान्य भविष्य निधि, डायरेक्टर और जिला पदाधिकारी, यानी कि जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के होंगे, संयुक्त सचिव के रैंक के, वही सक्षम प्राधिकार है। तो निदेशक, सामान्य भविष्य निधि और जिला दंडाधिकारी। आगे आते हैं, जांच पत्र में जन्म तिथि, कुल सेवानिवृत्ति की तिथि दर्शाया जा सकता है अथवा नहीं? हाँ, दर्शाया जा सकता है। जन्म तिथि, कुल सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति की तिथि तीनों दर्शाया जा सकता है। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि की अधिकतम कितना प्रतिशत राशि बताया था? मैक्सिमम 75% निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के अंतर्गत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है। साइकिल खरीदने के लिए नहीं, साइकिल खरीदने के लिए स्थायी अग्रिम दी जा सकती है, स्थायी अग्रिम, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम नहीं। कंप्यूटर खरीदने के लिए भी स्थायी अग्रिम दी जा सकती है, स्थायी अग्रिम दी जा सकती है। उच्चतर शिक्षा के लिए अप्रत्यर्पणीय अग्रिम आपको उच्चतर शिक्षा के लिए, ठीक है, इलाज के लिए, मकान बनाने के लिए, बेटी, बेटा, भतीजी सबका विवाह करने के लिए। लेकिन जो विवाह करने के लिए अग्रिम लेंगे वो दहेज अधिनियम के तहत देगा, यानी कि न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम यहां पढ़ लेते हैं। अप्रत्यर्पणीय अग्रिम, बिहार ट्रेजरी कोड फॉर्म 51, इसका फॉर्म यही है। सहमति कौन देता है? प्रधान सचिव, सचिव या आयुक्त। अगर आप सचिवालय में हैं, प्रधान सचिव या सचिव देंगे। अगर आप फील्ड में हैं, आयुक्त देंगे। प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए आपको दे सकता है? उच्चतर शिक्षा के लिए, चिकित्सा इलाज के लिए, इंजीनियरिंग या तकनीकी शिक्षा के लिए, तो कोई भी शिक्षा के लिए, यूएसएम पेशेवर पाठ्यक्रम के लिए। एक चीज और दे देगा कि तमिलनाडु में शिक्षा के लिए, भाई कहीं भी शिक्षा चले जाइए आप, उसको आपको देगा। तो आपका बच्चा कहीं और पढ़ाइए, आपका मन। घर बनाने के लिए मिल सकता है, इलाज के लिए तो वही हो गया, चिकित्सा के लिए सेम।
चिकित्सा शिक्षा के लिए, यहाँ देखिए शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, और यहाँ इलाज के लिए, दोनों अंतर है। विवाह के लिए, जमीन खरीदने के लिए, और न्यायालय में आपको पैसा खर्चा हो रहा है कोर्ट केस में वगैरह में, वैधिक कार्रवाई के लिए, तो इस सब के लिए प्रयोजन के लिए आपको अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है। अब पूछता है, क्या आपको भविष्य निधि प्रत्यर्पणीय अग्रिम दी जा सकती है? तो नहीं, प्रत्यर्पणीय नहीं मिलता है, अप्रत्यर्पणीय मिलता है। तो प्रत्यर्पणीय तो मिलेगा ही नहीं, खत्म। अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के लिए मिनिमम सेवा 1 साल का होना चाहिए। अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के लिए मिनिमम सेवा कितना होना चाहिए? 1 साल का होना चाहिए। और आप कितना निकाल सकते हैं? मैक्सिमम 75%, यानी कि 3/4 निकाल सकते हैं। और जो भी आप निकालिएगा अग्रिम, उसको बराबर बराबर मासिक किस्त में चुकाइएगा। अब वो कितना महीना किस्त होगा? 12 महीना से कम नहीं और 24 महीना से अधिक नहीं। वसूली किससे करेगा किस्त का? परिलब्धियों से। परिलब्धि में क्या क्या आएगा? वेतन आएगा, अवकाश वेतन आएगा, यानी कि जो आपका सैलरी होगा वही ना, सैलरी होगा उसी से लेगा। आगे, नई अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति पूर्व के अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के 1 वर्ष पश्चात ही स्वीकृत की जाएगी। यानी कि आप अभी अग्रिम लिए हैं, तो अगला 1 साल के बाद आपको अग्रिम दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको जरूरी है तो 3 महीना बाद भी ले सकते हैं, सचिव की अनुमति से, विभागीय सचिव महोदय की अनुमति से। आगे, सेवानिवृत्ति के पूर्व 1 साल के भीतर, मतलब आप रिटायरमेंट होने वाले 2023, इसके 1 साल के पहले तक, मतलब 2022 से, और 3 महीना पहले तक, माह पहले तक, तो जैसे जुलाई में आप रिटायर करने वाले हैं तो इससे 3 महीना पहले, जून, मई, अप्रैल, अप्रैल के पहले इस 3 माह में आपको अप्रत्यर्पणीय अग्रिम नहीं दिया जाएगा। यानी कि अप्रत्यर्पणीय अग्रिम सेवानिवृत्ति 1 साल के भीतर, परंतु 3 माह पूर्व तक अप्रत्यर्पणीय अग्रिम बिना किसी प्रयोजन के स्वीकृत किया जा सकता है। इस जो 1 साल के बीच का पीरियड है, 1 साल में होता है 12 महीना, तो 12 महीने को 2 पार्ट, 9 मंथ और 3 मंथ। तो इस 9 मंथ में आपको मिलेगा बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी प्रयोजन के, और ये 3 महीना नहीं दिया जाएगा। यानी कि 1 वर्ष के भीतर परंतु 3 माह के अंदर अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की बिना किसी प्रयोजन के स्वीकृत किया जाएगा। अप्रत्यर्पण अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व किसी विशेष परिस्थिति में आपको प्रशासनिक विभाग से अनुमति आपको चाहिए। अंशदाता का कोई पुत्र या पुत्री न हो तो उस पर आश्रित रिश्तेदार के विवाह या अन्य कार्य के लिए, बोले तो अपना भतीजी का भी शादी के लिए कर सकता है वो, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति ली जा सकती है। 3 माह के अंदर जो सेवानिवृत्त होने वाला है, बताए थे 1 साल को बांट देंगे 2 पार्ट में, ये पूरा है 12 मंथ, तो बांट देंगे 9 मंथ और 3 मंथ में। यहाँ है सेवानिवृत्त हो रहा है, वो सेवानिवृत्त हो रहा है, उसके 3 महीना पहले स्वीकृत नहीं होगा, यहाँ पे स्वीकृत होगा, लेकिन बिना प्रयोजन के। जो बोलेगा सर कुछ बिना हमको मन हम निकाले, कोई हम रीजन नहीं देंगे, लेकिन सेवानिवृत्ति से 9 महीना 1 साल पहले का ये कंडीशन, लेकिन ऐसे आपको ये प्रयोजन में ही मिलेगा और कोई प्रयोजन में नहीं मिलेगा। आगे आगे आते हैं। अप्रत्यर्पण अग्रिम की निकासी की स्वीकृति कौन, आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति किसके द्वारा की जा सकती है? आयुक्त, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त सचिव, सबके द्वारा। निम्नलिखित में से किन मामलों में भविष्य निधि से स्थायी अग्रिम अनुमानी है? टंकन यंत्र, गलत गलत। साइकिल खरीदने पे बताया था, स्थायी अग्रिम साइकिल खरीदने के लिए दिया जा सकता है। आगे, भविष्य निधि अभिदान की वसूली की जाएगी परिलब्धियों से, बता चुके हैं परिलब्धियों से की जाएगी। आगे, सामान्य भविष्य निधि से महालेखाकार बिहार से वापस लिया गया। अब हम पहले स्थायी अग्रिम देख लेते हैं, स्थायी अग्रिम के बारे में। स्थायी अग्रिम प्रयोजन, साइकिल खरीदने के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए, आश्रित पुत्र पुत्री भतीजी की शादी हेतु, जमीन खरीदने के लिए नहीं लिया जा सकता है।
जमीन खरीदने के लिए अप्रत्यर्पणीय अग्रिम। ठीक है। स्थायी अग्रिम की निकासी 1 वर्ष में 2 बार कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ 1 वर्ष में 1 बार, लेकिन विभागीय सचिव 3 माह में भी करवा सकते हैं विशेष परिस्थिति में। यहाँ पर 1 साल में 2 बार। भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है। राजपत्रित कर्मियों के लिए स्थायी अग्रिम की स्वीकृति सचिव द्वारा दी जाएगी, लेकिन अराजपत्रित कर्मी के लिए नियुक्ति प्राधिकार। ऐसे यहाँ पे होना चाहिए सचिव की जगह विभागाध्यक्ष। आगे, पीएफ से विवाह के लिए अग्रिम की स्वीकृति कब दी जाएगी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1975 के तहत। हम बताए थे ना, दहेज लेने देगा, बोलेगा आपको अग्रिम चाहिए, बोलेगा हाँ सर चाहिए, बहुत जरूरी है, बेटी का शादी करवाना है, तो बेटी का शादी में दहेज दे रहा है, बोलेगा हाँ सर, नहीं देंगे, काहे कि यहाँ पे अस्थायी अग्रिम क्या बोलता है, दहेज अधिनियम को आप नहीं मान रहे हैं, लेना और देना दोनों अपराध है। आगे, भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृति आदेश की प्रति किसको भेजी जाएगी? भविष्य निधि कार्यालय या भविष्य निधि निदेशालय, इसको भेजी जाएगी। पहले महालेखाकार को भेजी जाती थी, लेकिन 1986 में महालेखाकार से हम लोग छीन लिए हैं ये पावर, और ये पावर अब भविष्य निधि कार्यालय और निदेशालय के पास आ गया है। आगे, भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी के पश्चात डीडीओ द्वारा संवितरण प्रमाण पत्र किसे भेजना अनिवार्य? भविष्य निधि कार्यालय या निदेशालय। अग्रिम का निकासी कर चुके हैं, उसके बाद डीडीओ जो है संवितरण प्रमाण पत्र भविष्य निधि निदेशालय को भेज देगा। आगे, अब देखते हैं कि कैसे क्या क्या महालेखाकार का पावर को कम किया गया, जो भी है। 1982 से लेकर 86 तक, 1 अप्रैल 1982 से 31 मार्च 1986 तक, 4 साल, 83, 84, 85, 4 साल, जीपीएफ लेखा संख्या अराजपत्रित कर्मी के लिए डीडीओ द्वारा बनता था और राजपत्रित कोषागार द्वारा, लेकिन अभी भी महालेखाकार के पास ही है पावर, महालेखाकार के पास ही है। देखिए, महालेखाकार बिहार द्वारा किस तिथि तक पीएफ लेखा संधारण का कार्य किया गया? 31 मार्च 1982 तक महालेखाकार जो है पीएफ लेखा संधारण का काम किए। उसके बाद हम लोग बोले कि महालेखाकार को थोड़ा सा आराम की जरूरत है, तो अराजपत्रित के लिए दे दिए डीडीओ को, भाई डीडीओ करो, और राजपत्रित में दे दिए किसको? कोषागार को, कि कोषागार करो। ठीक है। अब ये 1982 से 86 तक यही किया है, यही दोनों किया है, महालेखाकार का पावर छिनाया नहीं। अब 1986 में क्या बोलता है, काम तो आपका सब डीडीओ और कोषागार कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, दे दीजिए। तो एजी से पावर छीना गया, यानी कि राज्य के कर्मियों के लिए पीएफ के लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार से लेकर राज्य सरकार भविष्य निधि कार्यालय अधिशेष हस्तांतरित किया गया द्वारा संधारित किया जाने लगा 1/4/1986 से। यानी कि महालेखाकार जो है वो खुद लेखा का संधारण किया है 82 तक, और दे कब दिया है? 86 तक। तो भाई 1982 तक लेखा संधारित किया गया है, अब दिया है भार 86 को, तो बीच में क्या हुआ? बीच में पावर महालेखाकार के पास है, लेकिन इसका काम दूसरा आदमी कर रहा है, और राजपत्रित के लिए डीडीओ कर रहा है, और राजपत्रित के लिए ट्रेजरी ऑफिसर कर रहा है। आगे, न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीश के माननीय न्यायाधीशों की अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम की स्वीकृति कौन किसके द्वारा की जाएगी? जीएडी के द्वारा। और व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी पदाधिकारी के लिए अगर स्थायी अग्रिम की बात हो तो जिला न्यायाधीश, और अस्थायी अग्रिम की बात हो तो न्यून स्तर के पदाधिकारी। अब पटना हाईकोर्ट का जो जज है उसका कौन करेगा? जीएडी। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य भविष्य निधि का कार्य महालेखाकार से कब वापस ले लिया गया? तो 1986 में वापस ले लिया गया। आगे, अराजपत्रित कर्मचारी के लिए डीडीओ करेगा काम, डीडीओ।
बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 कौन बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी के लिए भविष्य निधि लेखा बिहार, उसको देख लेते हैं। हम्म, यहाँ भविष्य निधि कार्यालय, भविष्य निधि कार्यालय, भविष्य निधि कार्यालय का कार्य, इसका कार्य है लेखा अद्यतन करना। आपको हर साल का अप्रैल महीना में दे देगा कि आपका कितना पीएफ में जमा हुआ है, लेखा अद्यतन करना। अंतिम निकासी प्राधिकार पत्र निर्गत करना। अंतिम निकासी के लिए कौन है फॉर्म 56। आगे अंत शेष स्थानांतरण, महालेखाकार जो है कब अंत शेष स्थानांतरण किया है 1986 में, यानी कि अपना पावर दे दिया है अब भविष्य निधि कार्यालय को। ठीक है। जीपीएफ के निदेशालय के प्रधान होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के। ठीक है। आगे लेखा पदाधिकारी से तात्पर्य है निधि प्रशाखा का प्रभारी शाखा पदाधिकारी। आगे बिहार सरकार में 1/9/2005 के पूर्व नियुक्त प्रत्येक अभिदाता का भविष्य निधि लेखा की संख्या होगी 1 लेखा। जहां भी 1 लेखा होगा मार देना आंसर। आगे अभिदाता को जीपीएफ में कटौती करते समय लेखा संख्या का उल्लेख रहना चाहिए। जब भी जीपीएफ में कटौती करेंगे लेखा संख्या का उल्लेख रहना चाहिए। अब लेखा संख्या क्या होगा, अराजपत्रित पदाधिकारी के लेखा संख्या कौन आवंटित करेगा, जिला पीएफ कार्यालय द्वारा, जिला जीपीएफ, जिला भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि कार्यालय द्वारा, जनरल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा। और राजपत्रित के लिए भविष्य निधि निदेशालय। याद रखिए इस दोनों में अंतर समझ लीजिए। जो जिला भविष्य निधि कार्यालय है ये थोड़ा सा लोअर है, लो है, और ये थोड़ा सा हाई है, यानी कि ये अराजपत्रित के लिए है और ये राजपत्रित के लिए है। और समझिए इस बात को, ये दोनों किसका किसका देखता है, जिला पीएफ कार्यालय और भविष्य निधि कार्यालय। भविष्य निधि निदेशालय या निदेशालय भविष्य निधि, याद रखिएगा कभी कभी निदेशालय को बाद में लगाएगा, कभी कभी निदेशालय को पहले लगाएगा, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों सेम है। भविष्य निधि निदेशालय या निदेशालय भविष्य निधि बिहार, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज देखिए हायर रैंक का है, आईएएस ऑफिसर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार से सिर्फ ये है, पीपीएससी का एग्जाम में सिर्फ एगो लिया है बिहार प्रशासनिक सेवा को। बाकी बिहार भवन दिल्ली में जो कर्मचारी है उसका, बाह्य सेवा के पदाधिकारी का, और निगम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का, राजपत्रित पदाधिकारी का। ठीक है। और इसका लेखा संख्या कौन देखता है, कोषागार देखता है। और इसका लेखा संख्या कौन निर्धारित करता है, डीडीओ द्वारा। इसका लेखा जो है डीडीओ द्वारा निर्धारित किया गया, इसका कोषागार द्वारा। कब, 1982 से 86 तक। और जिला जीपीएफ कार्यालय ये किसका किसका करता है, बिहार वित्त सेवा, बिहार राजस्व सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा, बिहार ग्रामीण सेवा, बिहार अंकेक्षण सेवा, और अराजपत्रित कर्मी, और जिला के सभी कार्यरत कर्मी, मतलब लोअर ग्रेड का है, जितना भी हायर ग्रेड है। और एगो याद रखिएगा बाह्य सेवा और बिहार भवन, ये दोनों का भविष्य निधि निदेशालय ही देखता है। आगे भविष्य निधि कार्यालय किस जिले में नहीं है, तो बांका, शिवहर और अरवल में नहीं है, बांका, शिवहर और अरवल में नहीं है। और भविष्य निधि लेखा संधारण के सरलीकरण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन होते, प्रशासनिक सुधार आयुक्त, प्रशासनिक सुधार आयुक्त। अगला जिला पीएफ कार्यालय के लिए कितने लेखा संधारण पर एक लिपिक का मापदंड रखा गया है, तो 1200, 1200 पर, यानी कि 1200 का लेखा का संधारण करेगा एक लिपिक, एक लिपिक, एक लिपिक 1200 जो है लेखा का संधारण करेगा। आगे डीएलआईएस, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये आया है जुलाई 2006 में, जुलाई 2006 में आया है। इसके तहत पृथक से नामांकन की आवश्यकता नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, पृथक से नामांकन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब
कि ये जीपीएफ के साथ जो नामांकन होता है उसी को ले लेता है, अलग से नामांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका प्रावधान आर्टिकल 306 के तहत है। आर्टिकल 306 का पावर का यूज करते हुए इसका किया गया है। इसका लाभ लेने के लिए अभिदाता को मिनिमम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, मिनिमम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। और संविदा के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी या कर्मी पर यह लागू नहीं होगा। और अगर कोई मर जाता है तो मैक्सिमम राशि वो 60,000 रुपया देगा। ठीक है। आत्महत्या द्वारा मृत्यु होने पर मृतक के उत्तराधिकारी को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 60,000। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जिला सामान्य भविष्य निधि इतना था। सामान्य भविष्य निधि अनुदान की अधिकतम राशि का निर्धारण सरकार द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। सरकारी सेवक द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। देखिए इसमें जो है मिनिमम अंशदान जो होता है वो मूल वेतन का 6% होता है। मैक्सिमम अंशदान जो है वो मूल वेतन का 100% से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि वो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि वो 6 से 100% के बीच में क्या रखे। हो सकता है वो 12% रख दे, हो सकता है वो 20% रख दे, हो सकता है वो 50% रख दे। वो 5% नहीं रख सकता है, 110% नहीं रख सकता है। ना तो 6 से कम रखेगा, ना तो 100 से ज्यादा रखेगा। कहीं कहीं 105, एक जगह क्वेश्चन में 105% भी दिया आंसर। तो उस वो आप देख लीजिएगा उस क्वेश्चन में, अगर 100 ऑप्शन नहीं है तो 105 मार देना है। यही इसमें गलत भी ऑप्शन रहता है, तो उसको आगे सुधार करना है, इसलिए हम पहले बता दिए। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी बिहार सामान्य भविष्य निधि लागू होते, बिल्कुल लागू होते हैं। बाह्य सेवा, बाह्य सेवा कौन देखेगा? भविष्य निधि निदेशालय, भविष्य निधि निदेशालय। और इसमें भी लागू रहेंगे, जो भी प्रावधान है वो लागू रहेंगे। सही है। अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति आंतरिक वित्त सलाह किसकी सहमति से? सही। प्रधान सचिव, सचिव आयुक्त सबकी सहमति से किया जाएगा। आगे ये तो हो गया है, इधर हो गया था। ठीक ठीक। कौन क्वेश्चन करना है? हाँ, यहाँ से। अराजपत्रित कर्मचारी के लिए सामान्य भविष्य निधि का लेखा संख्या आवंटित किया जाता है। तो अराजपत्रित के केस में आपको ज्वाइनिंग अथॉरिटी और राजपत्रित के में विभागाध्यक्ष जो है वो आपको स्थायी अग्रिम की स्वीकृति देंगे, की स्वीकृति देंगे। ठीक है। और अराजपत्रित के लिए जिला भविष्य निधि, देखिए जिला भविष्य निधि कार्यालय, जिला भविष्य निधि कार्यालय जो है वो किसको किसको करेगा? अराजपत्रित पर बिहार फाइनेंस सर्विस, बिहार अकाउंटेंट सर्विस, अंकेक्षण सेवा। ठीक है। और बिहार ग्रामीण सेवा। और जिला के कर्मी के लिए, इस सब के लिए कौन करता है? जिला। अब भविष्य निधि निदेशालय किसका करता है? निदेशालय ये बड़ा बड़ा सेवा के लिए करेगा, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, इसी में आ जाता है आईएएस, आईएएस के लिए करेगा, राजपत्रित के लिए करेगा, फिर बाह्य सेवा के लिए करेगा, फिर बिहार भवन दिल्ली के लिए करेगा, फिर ऐसा कर्मी जो निगम में पोस्टेड है उसके लिए करेगा। तो इसको याद रखना है। आगे
सामान्य भविष्य निधि में जमा कुल राशि का 75% निकासी घर खरीदने के उद्देश्य से किया जा सकता है। हाँ, खरीद मकान खरीदने के लिए किया जा सकता है। अस्थायी अग्रिम की निकासी बंद कर दी गई 1 अप्रैल 2017। बिहार जीपीएफ रूल्स 1947 में संशोधन किया गया। तो यही संशोधन इसी तारीख को हुआ। ठीक है। और ये किसका रूल? 283 का खंड 2। इस आर्टिकल का यूज करके ये संशोधन हुआ है। इस संशोधन में आर्टिकल 15 को समाप्त कर दिया। और आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? अस्थाई अग्रिम से रिलेटेड है। तो यानी कि बिहार जीपीएफ रूल में अस्थाई अग्रिम को समाप्त कर दिया 1/4/2017 से संशोधन में। आगे, बिहार जीपीएफ रूल इतना अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति कौन दे सकता है? कर्नाटक में चिकित्सा शिक्षा के लिए बोले तो पूरा यूएसए में जाओ शिक्षा करने, शिक्षा लेने के लिए। जब शिक्षा ही प्रयोजन है तो शिक्षा के लिए तुम कहीं भी चल जाओ भाई, तुमको देगा ही दोनों। आगे, लड़की की शादी के लिए कितना अग्रिम? बोले तो 75%। कभी भी 75% ही आंसर मारना है। अग्रिम मैक्सिमम 75% ही निकाल सकते हैं। ठीक। और केंद्रीय कर्मचारी देखिए, केंद्रीय कर्मचारी के लिए अगर रिटायरमेंट के लिए 2 साल एज बचा है, एज 2 साल एज जो है वो शेष है, तो वो 90% तक निकाल सकता है केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारी के लिए। तो ये भी रूल याद रखना है। तो ये हो गया सही हम लोग का। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 को खत्म किया जाती है। नियम 23 के तहत सामान्य अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है। नियम को याद रखना, अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति नियम 15 15 याद रखिएगा। नियम 10 याद रखिएगा, निलंबन के समय अंशदान नहीं करना है जीपीएस में, जीपीएस में नहीं होगा। 8 बोलता है नामांकन, 8 बोलता है नामांकन, और 8 का 3 बोलता है अगर किसी को नामांकन नहीं किए हैं, मतलब नामांकन अगर आपका कोई अपना बेटा नहीं है तो किसी निकट संबंधी को नामांकित कर सकते हैं। ठीक है। बोलते हैं अगर मृत्यु हो गया है और मृत्यु से पहले नामांकन नहीं किए हैं तो वही हकदार होगा जो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में सामान्य भविष्य निधि के अंशदान की प्रविष्टि का बिल्कुल प्रविष्टि करने प्रावधान नहीं है तो गलत हो गया, प्रावधान करना है। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र ये देगा भविष्य निधि कार्यालय, और इसमें लेखा संख्या का भी एंट्री होगा और इसमें सभी अंशदान की प्रविष्टि भी होगी। आगे 25 नंबर, भविष्य निधि नियमावली के इतना तरफ पे पेंशन भोगी अभिदान को क्या अनुदान दे है? तो उनके अंशदान में सरकार की ओर से कुछ भी अंशदान देने ना, कुछ नहीं, जो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दे है। 100% राशि सरकार, गलत, कुछ भी दे नहीं। आगे, सेवानिवृत्त कर्मियों जिन्हें जीपीएफ में, हाँ देखिए 17, 51, 55, 56 ये था ना। 17 में था जिनको जीपीएफ संख्या आवंटित नहीं है उनके लिए विकल्प संख्या। 51 है अप्रत्यर्पणीय अग्रिम से रिलेटेड। 55, 56, 56 है निकासी अंतिम निकासी से रिलेटेड। और हाँ, अंशदान
में कटौती कराएंगे तो आवेदन देंगे ना, इसी प्रपत्र में आवेदन देंगे। 17, 51, 55, 56। आगे बढ़ते हैं। सामान्य भविष्य निधि के बारे में क्या सही है? कर्मचारी द्वारा दिया गया अनुसार आयकर से मुक्त नहीं होता, गलत, आयकर मुक्त होता है। जो अंशदान है उसको हम लोग आय नहीं बोलेंगे, उसको आय नहीं बोलेंगे, यानी अगर वो आय नहीं है तो उसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, अगर इनकम टैक्स नहीं लगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर इनकम टैक्स नहीं लगा तो इनकम टैक्स अधिनियम के धारा 80C के तहत कटौती का दावा भी नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ना तो अंशदान करने समय और ना ही निकासी करते समय, दोनों समय इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री। आगे, अखिल भारतीय सेवा, इसमें किसका किसका होगा? भाई इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, बाह्य सेवा, बिहार भवन, निगम में, और बीपीएससी का एक ही पोस्ट, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। और राजपत्रित, राजपत्रित पदाधिकारी का इसी से होता है। जिला भविष्य निधि कार्यालय में और राजपत्रित, बाकी बीपीएससी के सब पोस्ट, बिहार वित्त सेवा, बिहार अंकेक्षण सेवा, बिहार ग्रामीण सेवा, और जिला में जितना भी कर्मी है उसका, वो सब जिला भविष्य निधि कार्यालय से बने थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा भविष्य निधि। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 के संदर्भ में कौन सरकारी सेवा के प्रालब्धियों में शामिल है? प्रालब्धि में वेतन और अवकाश वेतन, यही दोनों शामिल होता है। बस आगे बढ़ जाएंगे। 56, अंतिम निकासी। 55, अंशदान की कटौती करने के लिए, कटौती करने के लिए। 53, 62 नहीं पढ़ना है इसमें। आगे, बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित पदाधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि लेखा संधान जिला सामान्य भविष्य निधि कार्यालय द्वारा की जा सकती है। गलत। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एकमात्र ऐसा है जो भविष्य निधि निदेशालय में की जाती है। बाकी जितना भी बीपीएससी का पोस्ट है वो जिला भविष्य निधि, बिहार ग्रामीण सेवा और राजपत्रित का भी, जिला से संबंधित सभी कर्मी, मतलब लोअर डिवीजन का कर्मी जो आपका राजपत्रित नहीं है। उसके बाद बिहार वित्त सेवा, बिहार अंकेक्षण सेवा, ईटीसी। और इसमें कौन कौन हो जाएगा? बाह्य सेवा, बिहार भवन, निगम में प्रतिनियुक्त कर्मी, आईएएस हो जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएगा। ये सब जिला भविष्य निधि कार्यालय, यानी कि जिला भविष्य निधि निदेशालय और जिला भविष्य निधि कार्यालय, दोनों का याद रखना, बार बार यूज होगा। आगे, बिहार इतना 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 का समय अप्रत्यर्पणीय अग्रिम, इलाज के लिए लेंगे, मैक्सिमम 75% बराबर किस्त में चुका देना है। आगे,
किस सेवा का लेखा संधारण जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है? बिहार प्रशासनिक सेवा। इसका कर्ता कौन है? भविष्य निधि निदेशालय। अगला, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसका देख लेते हैं। DLIS, देखें यहाँ, DLIS यानी कि डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो जुलाई 2006 से लागू है। इस योजना के तहत पृथक से नामांकन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये उसमें इनबिल्ड है जीपीएफ में, अलग से उसी के साथ वो लेता है। आर्टिकल 306 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसका लाभ लेने के लिए अभिदाता को मिनिमम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी चाहिए। संविदा के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी या कर्मी पर लागू नहीं होगा। पीएफ में डीएलआईएस के तहत मृत्यु की स्थिति में मैक्सिमम राशि देय होगी 60,000, यानी अगर कोई मर जाता है तो डीएलआईएस के तहत उसको 60,000 रुपये मिलेगा। और अगर कोई आत्महत्या से मरता है तो उसके उत्तराधिकारी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो डीएलआईएस स्कीम संविदा के पर कर्मी पर लागू नहीं होगा। आगे, बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित पदाधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि का। बिहार प्रशासनिक सेवा, जिला सामान्य भविष्य निधि, गलत। किससे होगा इसका? शॉर्टकट में लिखते हैं, भविष्य निधि को पीएफ लिखते हैं, रहेगा पीएफ निदेशालय। आगे, जब एक सरकारी सेवक को निलंबित किया जाता है तो भविष्य निधि में अंशदान को स्थगन, जी हाँ, रूल 10। जीपीएफ में अंशदान नहीं होगा, अंशदान बंद हो जाता है जब निलंबित होता है तो, रूल 10। आगे, भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम किस प्रयोजन के लिए देगा? विवाह के लिए देगा, उच्च शिक्षा के लिए देगा, गृह, सभी प्रयोजन के लिए। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 के तहत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है बेटी की शादी के लिए। आगे, यदि किसी अंशदाता की प्रतिनियुक्ति बाह्य सेवा में हो जाए, भविष्य निधि निदेशालय बाह्य सेवा का यही देखता है, और बाह्य सेवा में जीपीएफ के रूल्स लागू रहेंगे। और किसका देखता है? बिहार भवन के कर्मचारी का, बिहार भवन दिल्ली। और किसका देखता है? राजपत्रित का। और किसका देखता है? ऑल इंडिया सर्विस और आईएएस का। और किसका देखता है? निगम में प्रतिनियुक्त कर्मी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या सामान्य भविष्य निधि कर योग्य है? नहीं, कर टैक्स नहीं लगता इसमें। बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति की जा सकती है। यूएसए में पढ़ने के लिए बोले तो कर्नाटक में पढ़ो, तमिलनाडु में पढ़ो, यूएसए में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी पढ़ो, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति की जाएगी, क्योंकि उसका प्रयोजन है ही शिक्षा, शिक्षा है ही प्रयोजन में, तो उसमें 75% का राशि अप्रत्यर्पणीय अग्रिम में स्वीकृत की जा सकती है। 42, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम में स्वीकृति के लिए मिनिमम सेवा कितना होना चाहिए? 1 वर्ष। अब बताए थे डीएलआईएस में मिनिमम सेवा कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। अप्रत्यर्पणीय अग्रिम 1 साल में एक बार निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 मंथ में भी निकाल सकते हैं सचिव की अनुमति पे। लेकिन स्थायी अग्रिम जो है 1 ईयर में 2 बार निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सामान्य भविष्य निधि नियम 1948 तब तक लागू रहेगा जब तक एनपीएस नहीं आया है। 31 अगस्त 2005 एनपीएस आ गया बिहार में 1 सितंबर 2005 से लागू। बीटीसी 60 अंतिम निकासी नहीं, अंतिम निकासी के लिए बीटीसी 56। आगे, बिहार सरकार के कर्मियों को किस तरह का भविष्य निधि अग्रिम मिल सकता है? अप्रत्यर्पणीय, प्रत्यर्पणीय तो नहीं मिलता है। आगे,
बाह्य सेवा के कर्मी को भविष्य निधि निधि अग्रिम की निकासी प्राधिकार पत्र के आधार पर दी जाती है। आगे, सामान्य भविष्य निधि से लेखा संधान करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन सी नई प्रणाली लाई गई? वेब बेस्ड ईजीपीएफ। कब आया? दिसंबर 2011 में आया। दिसंबर 2011 में। ये जितना चीज बता रहे हैं याद कर लीजिए। सामान्य भविष्य निधि अग्रिम क्या है? यह सामान्य भविष्य निधि में आपकी जमा बचत से सूद रहित दिया गया कर्ज, बिल्कुल इसमें टैक्स फ्री होता है, इंटरेस्ट फ्री दिया जाता है कर्ज, और इसको बराबर किस्त में चुकाना है। और कितना टाइम में चुकाना है? मिनिमम 12 मंथ, मैक्सिमम 24 मंथ। ये भी याद रखना है। आगे, आत्महत्या के समय डीएलआईएस के तहत देगा? हाँ देगा। कितना देगा? तो मृत्यु होने पर मैक्सिमम 60,000 रुपया देगा। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2017 कर्मचारियों पर लागू होता है। हाँ, 1/7/2017 से। ये 2017 में अलग ही नियमावली आया है, क्योंकि 1/7/2017 से आया है। याद रखिएगा, बिहार जीपीएफ रूल्स जो था 1948, वो कब आया था? वो कब आया था ये बताना है। 1/4/1948। संशोधन कब हुआ? 1/4/2017। आर्टिकल 283 खंड 2 की शक्ति का उपयोग करके इसका संशोधन हुआ है, और इसमें रूल 15 को समाप्त कर दिया गया है। रूल 15 किसके बारे में बोलता है? अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति, यानी कि जो संशोधन हुआ था 2017 में, उसमें अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति समाप्त कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अलग से नियमावली आया है 2017 का, वो 1/7/1 जुलाई को आया है। 1 जुलाई से एक वर्ड और एक चीज और है, 1 जुलाई 1949 बिहार टीए रूल्स आया है। बिहार टीए रूल्स आया है। जितना भी चीज बोल रहे हैं एकदम रट लीजिए, यही क्वेश्चन पूछता है। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि संशोधन नियमावली कब आया? 1 अप्रैल 2017। बोले तो 1 अप्रैल को संशोधन हुआ है, और रूल 15 को समाप्त कर दिया, यानी कि अस्थायी अग्रिम की निकासी समाप्त। बिहार जीपीएफ रूल्स 1948 के संदर्भ में कौन सरकारी सेवक वेतन से अनिवार्य सामान्य भविष्य निधि? अनिवार्य तो मूल वेतन हो जाएगा। अनिवार्य में हमेशा मूल वेतन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और होता है अनिवार्य में, अवकाश वेतन। बस यही दो चीज होता है, और कुछ नहीं होता है। महंगाई भत्ता नहीं होता है, चिकित्सा भत्ता भी नहीं होता है, टीए भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। राशि निकासी के लिए एल है। एल हो गया निकासी के लिए, के हो गया जमा के लिए, और निकासी जमा दोनों का कोड दोनों रहेगा, जिसमें कोड 8009। कोड नहीं है ये, एक्चुअली में मुख्य शीर्ष है। इसका मुख्य शीर्ष क्या होगा? 8009 में पैसा जमा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राजस्व सेवा जिला, बोले थे निदेशालय भविष्य निधि, इसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगा, यानी कि प्रशासनिक सेवा। बाकी सब बिहार वाला इसमें चल जाएगा। बिहार राजस्व सेवा, बिहार ग्रामीण सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार अंकेक्षण सेवा, वो सब आ जाएगा जिला सामान्य भविष्य निधि नियमावली कार्यालय। आगे, बीटीसी प्रपत्र 55। 55 बोलता है कि जो हम अंशदान का कटौती करते हैं, अंशदान कटौती करते हैं, वो जीपीएफ में उसके लिए प्रपत्र है। 17 है, जिसके लिए लेखा संख्या आवंटित नहीं किया गया है, उसमें कैसे करेंगे? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था।
51 बोलता है अप्रत्यर्पणीय अग्रिम, पणीय अग्रिम। 55 तो पढ़ ही लिए। 56 अंतिम निकासी के लिए, याद कर लीजिए। जिला भविष्य निधि अधिनियम 1925 कब तक चला ये? 31 दिसंबर 2003 तक चला है। ठीक है। राज्यपाल की स्वीकृति अगस्त 2000, सॉरी, 1930, अगस्त 1930। आगे बढ़ते हैं। सामान्य भविष्य निधि लेखा संधारण को आसान बनाने हेतु वेब आधारित ईजीपीएफ दिसंबर 2015 नहीं, दिसंबर 2011 को, ये गलत हो गया। आगे, सामान्य भविष्य निधि में कुल जमा राशि का 3/4 75% एकदम सही है। भारत के बाहर राजस्व उच्च विद्यालय स्तर पर ऊपर दी जाने वाली चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ठीक है, सब दिया जा सकता है। 1/4/1982 से 1986 तक अराजपत्रित के लिए, अगर यही बोल देगा, ये अराजपत्रित के लिए है, और राजपत्रित के लिए कोषागार द्वारा। ठीक है। और जो एजी है, महालेखाकार, वो 1982 तक लेखा संधारण किए हैं। 1982 तक, 82 से 86 ये दोनों किया। 86 में इनसे छीन लिया गया। किससे? महालेखाकार से। महालेखाकारे के एवज में ये दोनों कर रहा था, राजपत्रित और राजपत्रित के लिए। लेकिन 86 में महालेखाकार से ले लिया और किसको दे दिया? भविष्य निधि कार्यालय। ये काम भविष्य निधि कार्यालय का है, जीपीएफ से संबंधित लेखा संधारित करना। आगे, कर्मचारी को बिहार सामान्य भविष्य निधि में अंशदान अवश्य बंद कर देना चाहिए। रिटायरमेंट के 3 महीना पहले बंद कर देना चाहिए। और एक चीज और याद रखिए कि 2 महीना पहले, सॉरी, 1 साल पहले, रिटायरमेंट के 1 साल पहले और 3 माह पूर्व तक बिना किसी प्रयोजन के वो ले सकता है, बिना किसी प्रयोजन के अग्रिम स्वीकृति ले सकता है। आगे, रूल 8 नामांकन। ठीक है। 8 का 3, अगर नामांकन नहीं किया है, मान लीजिए उसका परिवार में कोई सदस्य नहीं है, तो रिश्तेदार को भी वो नामांकन कर सकता है, और उसका बेटा बेटी नहीं है तो रिश्तेदार को भी, वो 8 का 3 बोलता है। 10 में है निलंबन में अंशदान नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आगे, भविष्य निधि निदेशालय विस्तार किस राज्य में नहीं होगा? जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, लेकिन अब इसमें भी होगा। उसमें राज्य नहीं था, 2019 में स्टेट बना है। आगे, सरकारी सेवक के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सामान्य भविष्य निधि के सभी अंशदान की पुष्टि, एकदम सही है। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र देना किसका काम है? भविष्य निधि कार्यालय का काम है। और इसमें वो सभी अंशदान की प्रविष्टि करेगा, सभी अंशदान की प्रविष्टि करेगा। और प्रत्येक वर्ष वो फिस्कल ईयर की समाप्ति पर हम लोग को लेखा विवरणी भेजेगा, लेखा विवरणी भेजेगा। आगे, कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान आयकर से मुक्त नहीं होता है ना, इनकम टैक्स फ्री होता है, तो ये गलत हो गया।
कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम के 80C के तहत कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। हाँ, दावा नहीं किया, ये सही हो जाएगा। गलत कैसे किया पता नहीं, गलत है, आंसर टू होगा, टू होगा। अंशदान 80C के तहत कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, ये सही हो, टू सही होगा। यहाँ पे गलती कर दिया है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मी के अभिधान ये चालान से किया जाता है, चालान से। बाह्य सेवा में कर्मी का जो भी अभिधान होगा वो चालान के माध्यम से होगा। मृत अंशदाता द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं देने पर क्या होगा, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा उसको, तभी होगा। 8 का 3। अनिवार्य भविष्य निधि योजना कब आई? 1956 में आई। भविष्य निधि अधिनियम कब आया? 1925 में आया। बिहार जीपीएफ रूल्स 1948 में आया। अनिवार्य भविष्य निधि योजना 1956 में आया, अनिवार्य भविष्य निधि योजना। आगे, अस्थायी अग्रिम बंद कर दी गई, नियम 15। नियम 15 कब बंद किया गया? 1/4/2017। और ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल 283 का खंड 2 के तहत पावर का यूज करके संशोधन किया गया। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 के तहत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति की जा सकती है। घर बनाने के लिए, घर का प्लॉट खरीदने के लिए, दोनों सही। केंद्रीय कर्मचारी की गंभीर आपात स्थिति में या बीमार की स्थिति में 7 दिन के अंदर निकासी का, एकदम सही है, 7 दिन के अंदर वो निकासी कर सकता है। ईजीपीएफ की शुरुआत हुई दिसंबर 2011। सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की अधिकतम राशि के निर्धारण सरकारी सेवक का किया है, ठीक है। मिनिमम, मिनिमम जो है वो मूल वेतन का 6%। मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्वयं तय करेगा, लेकिन मूल वेतन का 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पहला सही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तय कर सकता है। दूसरा, 3 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे किए थे हम लोग, ये हो गया 1 साल, अंतिम 1 साल, अंतिम 1 वर्ष, यहाँ पर वो सेवानिवृत्त कर जाएगा। इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, यहाँ पे 9 महीना और 3 महीना, जो 12 महीना, 9 महीना 3 महीना। तो अंतिम 3 महीना, यहाँ पर अंतिम 3 महीना, तो यहाँ पर वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसको अप्रत्यर्पणीय अग्रिम स्वीकृत नहीं की जाएगी। और अंतिम 9 महीना, इसके पहले 9 महीना बिना किसी प्रयोजन के स्वीकृत की जाएगी। आगे आते हैं, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के अंतर्गत लेखा पदाधिकारी कौन है? जो निधि प्रशाखा का पदाधिकारी होगा। अंशदाता द्वारा उसके पुत्र या पुत्री न हो तो किसी भी रिश्तेदार को दे सकता है, अप्रतिम, एकदम सही है। अराजपत्रित कर्मियों का भविष्य, अराजपत्रित का जिला भविष्य निधि, जिला भविष्य निधि अराजपत्रित का, और ये भविष्य निधि राजपत्रित का। आगे, सरकारी सेवा का भविष्य निधि में अंशदान किस परिस्थिति में बंद रहता है? निलंबन की स्थिति में। रूल 10। आगे, बिहार भविष्य निधि कार्य इतना करता है। बिहार प्रशासनिक सेवा, इसके लिए कौन करेगा? भविष्य निधि निदेशालय, निदेशालय, कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार सामान्य भविष्य निधि इतना में सरकारी सेवक के प्रालब्धियों में क्या सम्मिलित है? वेतन और अवकाश वेतन, यहाँ अवकाश वेतन हो जाएगा। आगे,
अभिदाता को सामान्य भविष्य निधि में कटौती करते समय लेखा संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है अथवा नहीं? उल्लेख करना आवश्यक है। बिहार सामान्य भविष्य निधि निधि वाले इतना नकद है। दिल्ली भवन, बिहार भवन दिल्ली, निदेशालय भविष्य निधि बिहार। ठीक है, इसमें बाह्य सेवा भी यही करता है। निगम में प्रतिनियुक्त कर्मी का भी यही करता है। आगे, नई अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व अप्रत्यर्पणीय अग्रिम 6 महीना के पश्चात, गलत, 1 साल, 1 साल के पिछला वाला का 1 साल पूरा नहीं होगा तब तक ही नहीं किया जाएगा, तो गलत हो गया। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम DLIS के तहत मिनिमम कितना सेवा पूर्ण होना चाहिए? तो 5 वर्ष। और ये याद रखना, DLIS जो है मृत्यु हो जाने पर वो मैक्सिमम 60,000 रुपया देगा। और ये संविदा के कर्मी पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 306 का यूज करके इसको बनाया गया है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को। ठीक है, और अगर कोई आत्महत्या कर लिया है तो उसके आश्रित को मिलेगा, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवकों को भविष्य निधि संचित राशि अस्थायी अग्रिम अनुमानी नहीं है, जमीन खरीदने के लिए नहीं है। ठीक है, चिकित्सा के लिए है, पुत्री की शादी के लिए है, जमीन खरीद, क्योंकि जमीन खरीदने के लिए तो अप्रत्यर्पणीय अग्रिम लेते हैं। ठीक है, स्थायी अग्रिम याद रखिएगा साइकिल खरीदने में होता है। पहले जमाने में साइकिल बहुत जरूरी चीज था, बाइक से पहले बाइक ही था ज्यादा जरूरी, साइकिल ही था ज्यादा जरूरी, बाइक नहीं था। तो इसीलिए उस समय साइकिल खरीदने के लिए स्थायी अग्रिम का स्वीकृति कर दिया था, तो वो अभी तक चला आ रहा है। सामान्य भविष्य निधि में मासिक अंशदान का न्यूनतम 6% है, कोई नहीं होगा। अंतिम रूप से निकासी भविष्य निधि का भुगतान किया जा सकता है बिहार में, भारत में कहीं भी, दोनों जगह, बिहार में या भारत में कहीं भी। और अंतिम रूप से निकासी के लिए कौन हो जाएगा? BTC फॉर्म 56। आगे, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली कब से प्रभावी है? 1 अक्टूबर 1948, 1 10 1948। और कब तक? 31 अगस्त 2005 तक। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर 2005 को NPS आ गया, और NPS में GPS में कटौती नहीं होता है। हाँ, NPS में उपदान मिलता है, लेकिन GPS में कटौती नहीं होगा। GPS में कटौती नहीं होगा तो NPS जैसे आएगा GPS बंद हो जाएगा। आगे, महालेखाकार बिहार द्वारा भविष्य निधि लेखा संधान का कार्य बंद होने के पश्चात AGBT यानी कि महालेखाकार अतिशेष किसे हस्तांतरित किया गया? भविष्य निधि निदेशालय को। आगे, कौन सही नहीं है? भविष्य निधि राशि में जमा मूल्य का 5% से कम नहीं होना चाहिए, गलत। 6% होना चाहिए, 4% भी गलत, 3% भी गलत, 6% एक्चुअली में आंसर होना चाहिए, सब गलत। कौन सही नहीं है? सब सही नहीं है, ऑल होना चाहिए था। भविष्य निधि में संचित राशि किस निधि के अंतर्गत है? लोक लेखा। निलंबित सरकारी सेवक को सामान्य भविष्य निधि अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होती, सही है। रूल 10, रूल 10, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। GPF अग्रिम स्वीकृति से संबंधित कर्मी के बैंक लेखा का विवरण किया जाना चाहिए, उल्लेख किया जाना चाहिए। और कहाँ पर होगा? उसी बैंक में होगा जिसमें आपका वेतन मिलता है, जिसमें वेतन मिलता है उसी बैंक में अग्रिम भी मिलेगा, अग्रिम उसी में मिलेगा। ऐसे मामले जहां भुगते संचित राशि सेवानिवृत्ति के 6 माह के अवधि के अधिक के लिए है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। उसमें किससे लेंगे? निदेशक GPF या जिला पदाधिकारी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक का है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन रहे, निदेशक GPF या जिला पदाधिकारी। यहाँ पे निदेशक GPF है, तो मार दिए। 1 वर्ष की सेवा के पश्चात सरकारी सेवा को सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की सुविधा, हाँ ठीक है, 1 वर्ष में दिया जा सकता है। ठीक है, अब विशेष परिस्थिति में 3 माह में दिया जा सकता है,
विभागीय सचिव के परमिशन से। अब एक चीज और है, सेवानिवृत्ति के रिटायर होने के 3 मंथ पहले अप्रत्यर्पणीय अग्रिम नहीं दिया जाएगा। आगे, निलंबन में अभिधान नहीं किया था, रूल 10। बीटीसी प्रपत्र 58 है ही नहीं इसमें, हम बताए थे। 51 है, 55 है, 56 है और 17 है। 51 में क्या बोलता है? अप्रत्यर्पणीय अग्रिम। इसमें 55 में क्या बोलता है? अभिदान की कटौती, अंशदान की कटौती, जीपीएफ में अंशदान की कटौती। 56 क्या बोलता है? अंतिम निकासी। और 17 क्या बोलता है? 17 बोलता है कि जिसका लेखा संख्या आवंटित नहीं है, संख्या आवंटित नहीं है, उसके लिए कैसे उसका वैकल्पिक, उसका जीपीएफ में कैसे होगा, उसका वैकल्पिक विकल्प, मतलब विकल्प है उसका। आगे, अभिदान की राशि किसके द्वारा तय की जाती है? स्वयं अभिदाता द्वारा। कार्यालय प्रधान तो मैक्सिमम फिक्स कर दिया है, 100% ज़्यादा नहीं होगा, मिनिमम 6% से कम नहीं होगा, लेकिन अभिदान की राशि तो स्वयं अभिदाता ही तय कर सकता है। स्थायी अग्रिम 1 साल में 2 बार निकाला जा सकता है। निगम में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है, निदेशालय भविष्य निधि बिहार द्वारा। ठीक है, हम बताए थे निगम में अगर प्रतिनियुक्त होगा तो निगम का भी यही देगा। निदेशालय वर्ड रहना चाहिए, याद रखिए, कोड वर्ड यही है, निदेशालय। राजपत्रित का यही देगा, बाह्य सेवा का यही देगा, बिहार भवन दिल्ली का यही देगा, ऑल इंडिया सर्विसेज का यही देगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यही देगा, अब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यही देगा। बीपीएससी का केवल एक यही पोस्ट ये देगा, बाकी सब पोस्ट बिहार फाइनेंस सर्विस, ठीक है, बिहार रूरल सर्विस, बिहार अंकेक्षण सर्विस, ये सब जितना है वो सब, और राजपत्रित का जिला जीपीएफ कार्यालय। कौन सरकारी सेवक से वेतन से अनिवार्य सामान्य कटौती के रिमांड करने के लिए सम्मिलित नहीं होता है? सम्मिलित नहीं होगा तो महंगाई भत्ता बोले थे, डीए नहीं होगा, टीए नहीं होगा, एमए नहीं होगा, हमें मेडिकल अलाउंस, विशेष वेतन नहीं होगा, मूल वेतन होगा और अवकाश वेतन होगा, ये दोनों होगा। 100 क्वेश्चन हो गया आज, बाकी जो बचा हुआ है वो अगले दिन करेंगे। सारा थ्योरी कंप्लीट है, 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला पार्ट एक दिन बाद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।